आज का हमारा टॉपिक रहेगा नेचर ऑफ एंटीजन। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि एंटीजन होता क्या है। ये एंटीजन क्या है? तो एंटीजन जो होता है हमारे बॉडी का जो बाहरी मटेरियल्स होता है वो एंटीजन कहलाता है, जो हमारी बॉडी में जो होता है इम्यून सिस्टम के द्वारा एंटीबॉडी को जनरेट करवाता है। ये जो फॉरेन मटेरियल होता है या फिर एंटीजन जो होता है वो प्रोटीन नेचर, पॉलीसेकेराइड्स, लिपिड, इन नेचर्स का हो सकता है। ठीक है, और ये जो अलग अलग नेचर्स के मतलब कि जो एंटीजन रहते हैं उसका इफेक्ट भी अलग अलग रहता है। जो एंटीजन रहता है जब हमारे बॉडी में इंटर करता है तो वो इम्यून जो सेल रहते हैं, बी सेल और टी सेल, उनको एक्टिवेट करता है। और ये बी और टी सेल जब एक्टिवेट होते हैं ना तो डिफरेंट टाइप्स के साइटोकिन्स एंड एंटीबॉडी को जनरेट करते हैं, और उसके द्वारा जो एंटीबॉडी जनरेट होता है ना, ये एंटीबॉडी ये फिर एंटीजन को किल करने का काम करता है। जो फॉरेन मटेरियल है ना वो उसको किल करने का काम करता है, या फिर जो फॉरेन मटेरियल जिस सेल को इफेक्ट किया है ना उसको मारने का काम करता है। ठीक है, और दूसरा देखते हैं, दूसरा पॉइंट ये होता है डेफिनेशन। तो जो एंटीजन रहता है ना, एंटीजन इज ए एंटीबॉडी जनरेटर फ्रॉम इम्यून सेल। ठीक है, जो एंटीजन रहता है वो हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स के द्वारा एंटीजन को जनरेट करने का काम करता है, वो उसको एंटीजन जनरेटर भी कहते हैं, या फिर उसका दूसरा डेफिनेशन इस प्रकार भी हो सकता है। जो एंटीजन रहता है ना, एंटीजन इज ए हार्मफुल substance which enter the body which cause the body to make antibody as a response to fight ऑफ डिसीज। ठीक है, जो एंटीजन रहता है वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल सब्सटेंस रहता है, जो हमारी बॉडी में इंटर करने के बाद क्या करता है कि ये जो जब ये हमारी बॉडी में इंटर करता है ना तो इसके कारण जो होता है बॉडी में एंटीबॉडी, हमारी बॉडी में जो होता है एंटीबॉडी फॉर्म होता है एंटीजन के अगेंस्ट, जो हमें डिसीज से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि जो एंटीजन रहता है ना उसका सिनोनिम, एंटीजन को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो एंटीजन जो रहता है उसको इम्यूनोजन कहा जाता है। इम्यूनोजन हो गया, फॉरेन मॉलिक्यूल हो गया, एंटीबॉडी जनरेटर, नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल, मतलब ये हमारी बॉडी का खुद का सेल नहीं है, इसलिए इसको नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। और इसको बोला जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म लाइक दैट बैक्टीरिया, वायरस, ये सभी जो होते हैं हमारी बॉडी में फॉरेन या फिर एंटीजन्स की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एंटीजन्स की प्रॉपर्टी। ठीक है, एंटीजन्स की प्रॉपर्टी, एंटीजन जो होता है मेनली उसकी दो प्रॉपर्टी होते हैं, एंटीजेंसिटी एंड इम्यूनोजेंसिटी। इससे पहले ये देखते हैं कि जो एंटीजन रहता है ना वो मेनली प्रोटीन नेचर, पॉलीसेकेराइड्स एक्सेट्रा जो नेचर होते हैं उसकी वैसे होता है। बट जो प्रोटीन नेचर का एंटीजन रहता है ना, प्रोटीन नेचर वो स्ट्रॉन्ग होता है, इसको हम लोग उसकी प्रॉपर्टी में देखेंगे। पॉलीसेकेराइड लेस देन प्रोटीन से लेस स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक है, अब हम लोग उसका जो मेन प्रॉपर्टी है, दो मेन प्रॉपर्टी होते हैं। मेन प्रॉपर्टी ऑफ एंटीजन, कभी भी एंटीजन लिखा जाता है तो उसको इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है। ठीक है, उसको हमेशा कैपिटल ए एंड स्मॉल जी लिखा जाता है, ये उसका जो सिंबल है एंटीजन्स का। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होता है एंटीजेनिसिटी,
एंटीजेनिसिटी होता क्या है? तो एंटीजेनिसिटी जो होता है डिग्री ऑफ फॉरेननेस, डिग्री ऑफ फॉरेननेस, ये होता है एंटीजेनिसिटी। मीन्स एंटीजन की जो डिसीज कॉज करने की जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी ऑफ डिसीज कॉज, मतलब कि जो एंटीजन रहता है ना, उसके डिसीज कॉज करने की, जो डिसीज कॉज करने की जो कैपेसिटी रहती है ना, वो हम लोग को कितना इफेक्ट कर रहा है, वही उसकी एंटीजेनिसिटी होती है। और ये दूसरा होता है इम्यूनोजेनिसिटी। इम्यूनोजेनिसिटी, इम्यूनोजेनिसिटी क्या होता है कि इम्यूनोजेनिसिटी is the ability to induce humoral or cell mediated immune response। मतलब कि जो इम्यूनोजेनिसिटी होता है ना, ये एंटीजन की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो जिसमें ये एबिलिटी होती है कि ये हमारी बॉडी में जो इम्यून रिस्पॉन्स है या फिर सेल मेडिएटेड लाइक द टी सेल एंड बी सेल, इसको एक्टिवेट करने और इसके द्वारा जो एंटीबॉडी जनरेट करने की जो एबिलिटी है ना, उसी को उसकी इम्यूनोजेनिसिटी कहते हैं। और इम्यूनोजेनिसिटी जो होता है ना, वो उसके जो इम्यूनोजेनिसिटी होती है वो उसके साइज, एंटीजन के साइज एंड उसके मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड करता है। ठीक है, जब जो एंटीजन उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होना चाहिए, वो मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ना, वो 10 kDa किलो डाल्टन या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और उसका वेट 10 kDa से ज़्यादा होना चाहिए, बट उसका जो साइज है ना, वो 10 माइक्रोन से कम होना चाहिए। मतलब क्या तो 10 माइक्रोन का हो या उससे छोटा हो, उससे भी छोटे साइज का वो होना चाहिए। तो ये जब दोनों प्रॉपर्टी होती है ना, तो यही इम्यूनोजेनिसिटी को शो करता है। ठीक है, एंटीजन में जो होता है एंटीजेनिसिटी एंड इम्यूनोजेनिसिटी बहुत प्रॉपर्टी होती है ना, तो इस टाइप का जो एंटीजन रहता है वो स्ट्रॉन्ग एंटीजन रहता है, स्ट्रॉन्ग एंटीजन होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंटीजन होता है। अब इसका हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं कि कुछ फैक्टर जो कि इम्यूनोजेनिसिटी को इफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इम्यूनोजेनिसिटी। जो एंटीजन का एक प्रॉपर्टी है इम्यूनोजेनिसिटी, उसको कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, ये हम लोगों को देखना है। तो जो इम्यूनोजेनिसिटी रहती है ना, ये एंटीजन जो इम्यूनोजेनिसिटी not a intrinsic property of एंटीजन। ये एंटीजन का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक मतलब कि उसके अंदर का प्रॉपर्टी नहीं रहता, ये उसके
एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, मतलब कि उसके साइज और मॉलिक्यूलर वेट, वो हम लोगों को बाहर का प्रॉपर्टी होता है जिसको इम्यूनोजेनिसिटी कहा जाता है। जो इम्यूनोजेनिसिटी रहता है ना, इसको कई फैक्टर जो होते हैं अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट जो फैक्टर होता है फॉरेननेस, इसमें भी हम लोग देखते हैं फॉरेननेस क्या होता है कि जो मतलब ये होता है कि जो हमारा इम्यून से हमारी बॉडी है उसको जो होता है उस एंटीजन जो आता है ना बाहर से, उसको सेल्फ मॉलिक्यूल के रूप में नहीं पहचानना चाहिए। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि ये हमारी बॉडी का सेल है, हमारा फ्रेंड है, ठीक है। और उसको जो हमारी इम्यून सिस्टम है उसको अपने खुद के मॉलिक्यूल और जो बाहर का मॉलिक्यूल है उसमें डिस्टिंग्विश कर लेना चाहिए। जैसे सेल्फ एंड नॉट सेल्फ में सेल्फ एंड नॉन सेल्फ डिस्टिंग्विश बाय इम्यून सेल सेल्फ और नॉन सेल्फ को मतलब कि डिस्टिंग्विश कर लेना चाहिए। सेल्फ एंटीजन जो होता है और यदि सेल्फ हमारी बॉडी खुद फॉरेन मटेरियल की तरह वर्क करने लगे ना तो उसके बाद टॉलरेंस करने की कैपेसिटी होनी चाहिए हमारे इम्यून सिस्टम में, ठीक है। और दूसरा प्रॉपर्टी है, ये तो पहला हो गया फॉरेननेस, दूसरा हो गया मॉलिक्यूलर वेट एंड मॉलिक्यूलर साइज एंड मॉलिक्यूलर वेट। हम लोग पढ़े हैं कि जो मॉलिक्यूलर साइज होता है, मॉलिक्यूलर साइज वो 10 kDa मतलब कि 10 माइक्रोन से छोटा होना चाहिए। और जो मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट वो 10 किलो डाल्टन से अधिक होना चाहिए, मतलब कि छोटा हो बट उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बड़ा होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, देन लिपिड, देन न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। जो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है ना वो प्रोटीन नेचर का जो एंटीजन रहता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब कि हमारी बॉडी में हाईली मतलब कि डिजीज़ को कॉज कर सकता है, या हमारे इम्यून सिस्टम में होता है उसको इफेक्ट कर सकता है। देन उसके बाद होता है कार्बोहाइड्रेट नेचर का जो एंटीजन रहता है वो इफेक्ट करता है। देन लिपिड एंड देन न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये स्पेशल सीक्वेंस है, इसको याद रखना जरूरी होगा, इसमें पूछा जाता है। और थर्ड हो गया केमिकल नेचर, इसमें भी वही रहता है कि वो किस केमिकल से बना होता है, वो प्रोटीन नेचर का है, पॉलीसेकेराइड है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही इसमें होता है। मुख्य रूप से जो प्रोटीन नेचर का रहता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और इफेक्ट भी ज़्यादा करता है। जनरली ये देखा जाता है कि जो केमिकल नेचर में रहते हैं जो मॉलिक्यूल जितने कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल रहते हैं वो अधिक इम्यूनोजेनिक होते हैं, ठीक है। और जो कम कॉम्प्लेक्स रहते हैं वो उनमें इम्यूनोजेनिसिटी जो होती है कम होती है। उसका हम लोग जो देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है वो होता है फिजिकल फॉर्म। जो फिजिकल फॉर्म रहता है ना वो एंटीजन पर डिपेंड करता है कि एंटीजन जो होता है ना वो किस फॉर्म में है, या तो पार्टिकल के फॉर्म में रहता है, पार्टिकल्स फॉर्म में रहेगा, या फिर वो किसी वो में सॉल्युबल फॉर्म में रहते हैं, सॉल्युबल फॉर्म। तो ये देखते हैं कि जो एंटीजन रहता है पार्टिकल्स फॉर्म, सॉल्युबल फॉर्म दोनों में रहता है ना, ठीक है। तो जो पार्टिकल्स फॉर्म रहते हैं उसकी इम्यूनोजेनिसिटी हाई रहती है, पार्टिकल्स के फॉर्म में है। और ये सॉल्युबल फॉर्म किसी मटेरियल में सॉल्युबल फॉर्म में है तो ये कम लेस इम्यूनोजेनिक होते हैं। अगर हम लोग मतलब कि किसी का एंटीजन का डीनेचुरेशन होता है तो ये हाईली इम्यूनोजेनिक होते हैं, बिकॉज इसका जो साइज रहता है ना वो साइज
वो छोटा हो जाता है, जिसके कारण ये अधिक इम्यूनोजेनिसिटी शो करते हैं। हम लोग देखते हैं कि इसका साइज जो होता है 10 जो माइक्रोन होता है, अगर उससे छोटा हो तो अधिक इम्यूनोजेनिक रहता है। तो अगर डीनेचरेशन के कारण जो एंटीजन है वो स्मॉल साइज का हो गया है, तो उसके कारण उसका साइज छोटा है, मतलब कि वो उसमें जो होता है इम्यूनोजेनिसिटी शो होगा कंपेयर टू उसका नेटिव फॉर्म। नेटिव फॉर्म में क्या होता है कि ओरिजिनल फॉर्म जो उसका होता है उसी को नेटिव फॉर्म कहा जाता है। तो अगर डीनेचर नहीं हुआ है उससे पहले को उसको जो होता है नेटिव फॉर्म कहा जाएगा। अगर डीनेचर हो जाता है तो उसको उसका जो साइज होता है छोटा हो जाता है, इस कारण ये अधिक इम्यूनोजेनिक होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स। एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट को ही इपिटॉप्स कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड इपिटॉप। ये कहाँ पे रहता है, ये क्या है, एपिटॉप क्या है? तो एपिटॉप जो रहता है वो एंटीजन में पाया जाने वाला एक स्पेशल पोर्शन होता है जो कि एंटीबॉडी के स्पेशल साइट से बाइंड होता है। देखते हैं। एन एपिटॉप इज ए पोर्शन of foreign protein that bind to a specific antigen receptor on the surface of B cell। एंटीजन जो एपिटॉप रहता है ना, वो एंटीजन का एक पार्ट रहता है, मतलब कि एक स्पेसिफिक पार्ट रहता है कि जो एंटीबॉडी के स्पेसिफिक पार्ट या फिर एंटीजन बाइंडिंग साइट से बाइंड होता है। हम लोग उसको एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं, ठीक है। ये जो बना रहे हैं वो है ये एंटीजन मान लो, ठीक है। और इसी प्रकार एंटीबॉडी कहाँ रहता है, ये बी सेल के सरफेस में पाया जाता है एंटीबॉडी। ये जो होता है एंटीजन रहेगा, एंटीजन है, और ये एंटीबॉडी जो कि बी सेल के सरफेस में प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो होता है एंटीबॉडी के जो रहता है ना, उसके पॉइंट पर जो होता है पैराटॉप पाया जाता है, पैराटॉप। और एंटीजन के सरफेस में जो पाया जाता है उसको बोला जाता है एपिटॉप, ठीक है। ये दोनों जो होते हैं इसमें बाइंडिंग होती है, ये इसी प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिटॉप। और जो एंटीबॉडी रहता है वहाँ पे उसका होता है पैराटॉप। ये वाला जो रीजन है वो होता है पैराटॉप। ये दोनों ऐसी बाइंडिंग होते हैं, और इसी को अगर ये दोनों यहाँ से बाइंडिंग होते हैं तो उसी को बताते हैं एंटीबॉडी इंटरेक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, इसी को कहा जाता है, जो एक चैप्टर है हमारे सिलेबस में, ठीक है। अब हम दूसरा जो टॉपिक पॉइंट है वो है हेप्टेन। हेप्टेन होता क्या है? हेप्टेन जो रहता है वो एक स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रहता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जिसमें एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होता है, दैट आर एंटीजेनिक बट नॉट इम्यूनोजेनिक। मतलब कि जो हेप्टेन रहता है स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसमें एंटीजेनिसिटी की प्रॉपर्टी तो है, बट वो उसमें इम्यूनोजेनिसिटी की प्रॉपर्टी नहीं है। जो हेप्टेन रहता है वो एक कैरियर प्रोटीन, हेप्टेन एक लार्ज प्रोटीन से बाइंड होता है, और हेप्टेन कॉन्जुगेट्स बनाता है। इस जो हेप्टेन रहता है ना, ये इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस नहीं कर सकता,
लेकिन ये जो हेप्टेन कॉन्जुगेट्स रहता है वो इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है ना, इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करता है। ठीक है, अब इसको ये हो गया, ये हम लोग का हेप्टेन है। ठीक है, हेप्टेन जो इनकम्प्लीट एंटीजन है, हेप्टेन इनकम्प्लीट एंटीजन है बिकॉज इसमें एंटीजेनिसिटी की प्रॉपर्टी तो है बट इसमें इम्यूनोजेनिसिटी की प्रॉपर्टी नहीं होने के कारण ये हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको इंड्यूस नहीं करता है और हमारा इम्यून रिस्पॉन्स उसको जनरेट नहीं कर सकता। लेकिन जब ये हेप्टेन एक लार्ज प्रोटीन जिसे कैरियर मॉलिक्यूल या कैरियर प्रोटीन कहा जाता है इससे बाइंड होता है तो इन दोनों को जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो हेप्टेन कैरियर कॉन्जुगेट्स बनाते हैं। हेप्टेन कैरियर कॉन्जुगेट्स जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस कर सकते हैं, ये मतलब कि हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके वहाँ से एंटीबॉडी जनरेट कर सकते हैं। उस एंटीजन क्या क्या इसको देखते हैं कि क्या क्या है। इसमें लिखा हुआ है हेप्टेन से इनकम्प्लीट एंटीजन बिकॉज एंटीजेनिसिटी प्रॉपर्टी आर प्रेजेंट बट इम्यूनोजेनिसिटी आर नॉट प्रेजेंट अनेबल टू इंड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स बाय सेल्फ दे रिक्वायर कैरियर मॉलिक्यूल टू एक्ट एज ए कंप्लीट एंटीजन। जो हेप्टेन रहता है वो खुद इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन जब वो कैरियर मॉलिक्यूल उसको ना कंप्लीट एंटीजन्स के लिए कैरियर मॉलिक्यूल की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा वो इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करता है। कैरियर मॉलिक्यूल जो होता है उसको नॉन एंटीजेनिक रहता है, हेप्टेन एंटीजेनिक रहता है, लेकिन जो कैरियर मॉलिक्यूल रहता है वो नॉन एंटीजेनिक रहता है। लेकिन ये ना हमारी इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोवोट करता है, उसको उत्साहित करने का काम करता है। कुछ एग्जांपल दिए गए हैं कैरियर प्रोटीन है उसके कुछ एग्जांपल जैसे कि BSA, बोविन सीरम एल्ब्यूमिन, की होल, लिम्फ हीमोसाइनिन, BGG, बोविन गामा ग्लोबुलिन। ठीक है, ये उसका एग्जांपल है। जो एडजुवेंट रहता है ना वो एक सब्सटेंस रहता है जो हमारे बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को जो होता है इन्हांस करने का काम करता है। मेनली वो हमारी इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाने का काम करता है। जब एंटीजन एडजुवेंट से बाइंड होता है मतलब कि मिक्स होते हैं तब ये मतलब कि एंटीजन की जो रिएक्शन रेट रहती है वो एडजुवेंट के द्वारा बढ़ा दिया जाता है, जिसके कारण एंटीजन हमारी बॉडी में फास्टली इंटर करता है एंड फास्टली जो होता है हमारी बॉडी को अफेक्ट करने लगता है। कुछ एग्जांपल हैं एडजुवेंट के एग्जांपल एलम हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फ्रेंड्स कंप्लीट कंपाउंड ये सभी उसके एडजुवेंट के एग्जांपल है। एक होता है सुपर एंटीजन। जो सुपर एंटीजन रहता है वो ऐसा एंटीजन रहता है जिसके कारण जो होता है ये सुपर एंटीजन ऐसा एंटीजन होता है जो हमारी फास्टली हाई रेट में एंटीबॉडी को जनरेट उसमें एंटीबॉडी को जनरेट कर सकने की कैपेसिटी होती है। जो सुपर एंटीजन है द क्लास ऑफ एंटीजन दैट रिजल्ट इन एक्सेस एक्टिवेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम। हमारी बॉडी की जो इम्यून सेल रहते हैं उसका एक्टिवेशन जो होता है अधिक मात्रा में कर देता है, जिसके कारण भी सेल एक्टिवेशन होता है एंड अधिक मात्रा में एक्टिवेट हो जाता है एंड पॉलीक्लोनल टी सेल का फॉर्मेशन होता है एंड अधिक मात्रा में मेसिव फॉर्म में जो होता है साइटोकिन्स रिलीज होता है, अधिक मात्रा में साइटोकिन्स रिलीज होता है जिसके कारण एंटीबॉडी जनरेट होते हैं, उसको किल करने का काम करते हैं। कुछ एग्जांपल हैं सुपर एंटीजन के जैसे कि स्टेफाइलोकोकस एंटेरोटॉक्सिन जो कि फूड पॉइजनिंग को कॉज करता है।